विवियन लिन और मैंने आपसी सहमति से सब कुछ खत्म कर दिया था। वह अपने उस पहले प्यार से दोबारा मिल जाती है जिसे उसने सोचा था कि उसने हमेशा के लिए खो दिया है। और मैं तो बस उसका एक बड़ी डबल था। मैं अपने आत्मसम्मान को समेटता हूँ, 50 मिलियन का ब्रेकअप अमाउंट लेता हूँ और शांति से, साफ सुथरे तरीके से गरिमा के साथ वहां से चला जाता हूँ। तो फिर इस सब के बाद वह चिल्लाते हुए मेरी तरफ क्यों आ रही है कि वह मुझे मरा हुआ देखना चाहती है। मैंने सिर्फ एक ब्लाइंड डेट की थी, सिर्फ एक। मार्कशन, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो? एक तीखी, गुस्से से भरी चीख हवा को चीरती हुई आई। प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। विवियन गुस्से में अंदर आई। उसकी हील्स की आवाज बंदूक की गोली की तरह लग रही थी। उसने टेबल से वाइन की बोतल उठाई और उसे फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। गहरे लाल रंग की वाइन मेरे सामने बैठी लड़की पर जा गिरी। वह डर के मारे चिल्ला उठी। उसका चेहरा डर से पूरी तरह सफेद पड़ गया। मिस लिन, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैंने त्योरियां चढ़ाई। मेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कि यह तुम हो। विवियन मेरी तरफ झपटी। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मुझे गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हम अलग हुए और तुमने मेरी पीठ पीछे एक ब्लाइंड डेट कर ली। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैंने शांत पानी की तरह स्थिर होकर कहा। ब्रेकअप हो चुका है? उसका जबड़ा कड़ा हो गया। क्या मैं इसके लिए सहमत हुई थी? उसने अपने दांत भींचते हुए मुझे घूर कर देखा। वह 50 मिलियन जो मैंने तुम्हें दिए थे, वह तो बस पॉकेट मनी थी। तुम्हें घर पर बैठकर मेरा इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मेरे पैसे लो और किसी दूसरे की तलाश में निकल जाओ? मैंने उसकी उंगलियों को अपने कॉलर से हटाया। विवियन, वह 50 मिलियन ब्रेकअप के पैसे थे। तुमने कहा था कि ब्रैंडन वापस आ गया है। तुम उसके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहती थी, इसलिए मैंने पैसे लिए और मैं पीछे हट गया। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया। क्या यह बिल्कुल वही नहीं है जो तुम चाहती थी? एक साफ सुथरा गरिमापूर्ण अंत। गरिमापूर्ण? उसने टेबल पर हाथ पटका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गरिमा की बात करने की? तुम एक कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं हो जिसे मैंने पाल रखा था। जब मैं तुम्हारे साथ काम पूरा कर लूं, तब भी तुम्हें वहीं रुकना होगा और इंतजार करना होगा। ब्लाइंड डेट पर आई वह लड़की सिर से पैर तक कांप रही थी। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। रुको। विवियन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। विवियन, तुम बहुत आगे निकल रही हो, उसे जाने दो। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विवियन एक ठंडी तीखी हंसी हंसी। वह लड़की के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यह वही है जिसे तुमने चुना है। क्या तुम अंधे हो? तुम मेरा अपमान करने के लिए इस सस्ती सी मामूली लड़की को यहाँ लेकर आए हो। प्लीज थोड़ा सम्मान दिखाइए। लड़की की आंखों में आंसू आने ही वाले थे। अचानक एक जोरदार कड़कने की आवाज आई। विवियन का हाथ उस लड़की के चेहरे पर जा लगा। थप्पड़ बहुत जोर से लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पलटकर बात करने की? अब बहुत हो चुका था। मेरा धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस लड़की को अपने पीछे खींच लिया। तुम्हारी समस्या क्या है? ठीक उसी समय गलियारे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ब्रैंडन जी हाँफते हुए अंदर भागा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी। वह ऐसा लग रहा था मानो एक हल्की सी हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता है। विवी, प्लीज परेशान मत हो। यह सब मेरी गलती है। उसकी आवाज आंसुओं से भारी हो रही थी। मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं वापस नहीं आया होता तो मार्कस को असुरक्षित महसूस नहीं होता। वह इस डेट पर नहीं जाता। प्लीज उसे दोष मत दो। इसके बजाय मुझे दोष दो। विवियन ने ब्रैंडन का हाथ थाम लिया। एक ही पल में उसकी आंखें पूरी तरह कोमल हो गईं। ब्रैंडन, इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत ज्यादा दयालु दिल के हो और इसी तरह उसके जैसे नमक हराम गद्दार फायदा उठाते हैं। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एक बार फिर बर्फ की तरह जम गईं। मार्कस, ब्रैंडन को देखो, फिर खुद को देखो। तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने इन दो सांपों को घूर कर देखा। अगर वह इतना ही परफेक्ट है तो तुम यहाँ क्यों हो? जाओ उसके साथ रहो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? विवियन की आंखें मेरी आंखों से टकराईं। तुम्हारी इस छोटी सी डेट की खबर मेरे पूरे सर्कल में पहले ही फैल चुकी है। हर कोई जानता है कि वी इवियन एलिन का कुत्ता पीछे मुड़कर किसी और को सूंघने चला गया है। तुमने मेरा अपमान किया है। मैंने एक लंबी धीमी सांस ली। मैंने अपने गुस्से को वापस अंदर दबा दिया। मैं किसे डेट करता हूँ यह मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं। मैंने पैसे लिए, हम बराबर हैं। उसे जाने दो और हम दोबारा कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगे। बराबर? उसने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। मार्कुस शेन के नाम पर मौजूद हर अकाउंट को अभी फ्रीज कर दो, विशेष रूप से उस अकाउंट को जिसमें 50 मिलियन है। एक भी सेंट हिलना नहीं चाहिए। उसने फोन काट दिया और ठंडी संतुष्टि के साथ मेरी तरफ देखा। मार्कस, तुम अब पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। मैं देखना चाहूंगी कि तुम मेरे पैसे के बिना अपनी जिंदगी कैसे संभालते हो। तुम किसी दूसरी औरत पर क्या खर्च करने वाले हो? मेरी मुट्ठी कस गई। मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस गए। विवियन, मुझे मजबूर मत करो। वह और करीब आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को थपथ पाया। तुम्हारी बहन के मेडिकल बिल अगले महीने आने वाले हैं, है ना?
उस 5 शून्य मिलियन के बिना उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी आंखें छोटी हो गईं। उसे छूकर देखो और फिर देखो कि क्या होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना अच्छा व्यवहार करते हो। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी मेरे साथ चलो वरना कल मैं अस्पताल में किसी से कहकर तुम्हारी बहन का प्लग ऑनलाइन खिंचवा दूंगी। ब्रैंडन ने धीरे से विवियन की आस्तीन को खींचा। विवी, क्या ये कुछ ज्यादा सख्त नहीं है? मार्कस बस ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसे माफ कर दो, बस इस एक बार के लिए। इससे दूर रहो। ब्रैंडन, यह लड़का बस सजा पाने का आदी हो चुका है, विवियन ने तिरस्कार के साथ कहा, फिर नफरत से मेरी तरफ मुड़ी। मार्कस, 3 सेकंड एक। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी आंखों के हिंसक भाव को छिपा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। 2 बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उन्हें खुद को रेस्टोरेंट से बाहर घसीटने दिया। ब्लाइंड डेट वाली वह लड़की कोने में दुबकी हुई, कांपती हुई सब कुछ देख रही थी। मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। मुझे जबरदस्ती विवियन की विशाल लिमोजिन कार के अंदर धकेल दिया गया। अंदर की हवा बहुत भारी महसूस हो रही थी। विवियन मेरे सामने बैठी थी। उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास था। ब्रैंड ने एक संतुष्ट बिल्ली की तरह उसके कंधे से सटकर बैठा था। मार्कस, क्या तुम्हें खुद पर दया आ रही है? उसने अपना ग्लास घुमाया। उसकी आवाज में मजाक भरा था। तुमने मेरा पैसा लिया है, इसलिए एक बड़ी डबल की तरह व्यवहार करो और अपनी औकात जानो। मैंने अभी तक तुम्हें खारिज नहीं किया है और तुम पहले से ही एक रिप्लेसमेंट लाइन में खड़ा करने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मैं मुड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शांत हो गए। वहां पीछे तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। उसने अपनी हील की नोक से मेरी पिंडली को छुआ। बात करो। तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं धीरे से मुड़ा। मेरा चेहरा पूरी तरह सपाट था। क्या तुम चाहती हो कि मैं भीख मांगू या अपनी वफादारी की कसम खाऊं? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। विवियन, अगर तुम ब्रैंडन से इतना ही प्यार करती हो तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? विवियन के चेहरे का भाव तुरंत काला पड़ गया। तुम्हें जाने दूं? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारा चेहरा थोड़ा बहुत ब्रैंडन जैसा दिखता है। यही तुम्हारी एकमात्र वैल्यू है। अब जब ब्रैंडन वापस आ गया है, तुम मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन जो कुछ भी विवियन लिन का है, भले ही मैं उसे फेंक दूं, कोई और उसे नहीं उठा सकता। ब्रैंडन ने बिल्कुल सही समय पर एक लंबी सांस छोड़ी। मार्कस, विवी को परेशान मत करो। वह स्पष्ट बोलने वाली है, लेकिन वह अभी भी परवाह करती है। अगर तुम बस सही व्यवहार करोगे तो विवी तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने देगी। हर एक शब्द बहुत दयालु लग रहा था। हर एक शब्द एक ब्लेड की तरह था। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी। ब्रैंडन, ये नाटक बंद करो। तुम प्यार के लिए नहीं, बल्कि पैसे के लिए भागे थे। तुमने लिन परिवार का पूरा पैसा खाली किया और गायब हो गए। अब जब विविन सत्ता में है, तुम रेंगते हुए वापस आ गए। एक वफादार प्रेमी का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें कर्मों से डर नहीं लगता? अचानक एक जोरदार छपाक की आवाज आई। बर्फ जैसी ठंडी शैंपेन सीधे मेरे चेहरे पर आ लगी। विवियन की आंखें गुस्से से जल रही थी। मार्कस, ना मुंह बंद करो। बी रैंडोन के पास उस समय अपने कारण थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर कीचड़ उछालने की? उसके खिलाफ एक और शब्द मत कहना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ब्रैंडन की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वे एक एक करके बहने लगे। विवी, मत करो। वह सही कह रहा है। यह सब मेरी गलती है। मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाता हूँ। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगी। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और विवियन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कोमलता से उसके आंसू पोंछने लगी। ब्रैंडन, मत जाओ। वह व्यक्ति जिसे जाना चाहिए वह यह है। मैं वादा करती हूँ कि वह इसका जवाब देगा। लिमोजिन कार पहाड़ी पर स्थित लिन परिवार के विशाल महल के सामने रुकी। मुझे जबरदस्ती बाहर धकेल दिया गया। मैं लड़खड़ाया लेकिन अपने पैरों पर टिका रहा। विवियन ने ब्रैंडन का हाथ पकड़ा। वह एक रानी की तरह चल रही थी। इसे मेरी अनुमति के बिना बेसमेंट में बंद कर दो। कोई इसे खाना नहीं देगा। उसने ये शब्द छोड़े और चली गई। 2 बॉडीगार्ड्स मुझे घसीटते हुए उस सीलन भरे अंधेरे बेसमेंट की तरफ ले गए। लोहे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मैं ठंडी पत्थर की दीवार के सहारे टिक गया और अपने फेफड़ों में हवा खींचने की कोशिश करने लगा। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे उस सीलन भरे अंधेरे बेसमेंट की दीवार के सहारे पटक दिया। लोहे का दरवाजा बंद होने के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं वहीं बैठा रहा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि 3 साल तक जिस महिला के लिए मैंने अपनी पहचान छिपाई, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं वहां कितनी देर बैठा रहा मुझे नहीं पता। तभी अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी और ताले के खुलने की खटाक हुई। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक चमकदार पट्टी अंदर आई। मैंने आंखें उठाकर देखा तो ब्रैंडन हाथ में गर्म चाय का कप लिए बेहद आराम से अंदर आ रहा था। उसका वह डरा हुआ मासूम चेहरे का नाटक अब पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके चेहरे पर केवल एक घिनौनी और बेनकाब संतुष्टि थी। वह मेरे ठीक सामने आकर रुक गया। मार्कस, यहाँ नीचे रहना बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं है ना? उसने नीचे देखते हुए मजाक उड़ाया। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी कलाई को घुमाया और खौलती हुई गर्म चाय सीधे अपने ही हाथ पर उड़ेल दी। वह दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठा।
चाय का कप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी चीख सुनते ही बेसमेंट का दरवाजा झटके से खुला और विवियन कई नौकरों के साथ अंदर भागी। ब्रेंडन, क्या हुआ? उसने तुरंत ब्रेंडन के हाथ पर चाय से झुलसा हुआ घाव देखा और उसकी सांसें थम गई। ब्रेंडन तुरंत रोते हुए विवियन की बाहों में गिर गया और हिचकियां लेते हुए बोला, विवी, मैं तो बस मार्कुस के लिए चाय लेकर आया था। लेकिन उसने चाय पीने के बजाय इसे मुझ पर फेंक दिया। क्या वह अभी भी इस बात से नाराज है कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया? विवियन का सिर झटके से मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें किसी जहरीले ब्लेड की तरह सीधे मुझ पर टिक गईं। मार्कस, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? वह गुस्से से चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपटी। उसका हाथ बहुत तेजी से मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। विवियन, होश में आओ। उसने यह चाय खुद अपने ऊपर उड़ेल ली है। क्या तुम्हें यह साफ दिखाई नहीं दे रहा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। उसने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और दोबारा पूरी ताकत से वार किया। एक जोरदार तमाचे की आवाज बेसमेंट की दीवारों से गूंज उठी। मेरा सिर एक तरफ घूम गया और मुंह में खून का नमकीन स्वाद आ गया। इसे मारो। विवियन पागलों की तरह चीखी और मेरी तरफ इशारा किया। इसे तब तक मारो जब तक कि यह भी रैंडॉन के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी न मांग ले। सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ मुझ पर टूट पड़े। मुक्कों और लातों की बौछार होने लगी। मैं फर्श पर सिमट गया और अपने हाथों से सिर्फ अपने सिर को बचाता रहा, लेकिन मेरे मुंह से दर्द की एक चीख तक नहीं निकली। विवियन बिना किसी भावना के वहां खड़ी होकर यह सब देखती रही। मार्कस, यह तब होता है जब तुम मेरी बात मानने से इनकार करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरी चीज को छुओगे? ब्रेंडन ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो वह यह क्रूरता देख नहीं पा रहा है। विवी, अब बहुत हुआ। वह मर जाएगा। कुछ भी हो, उसने 3 साल तक तुम्हारे साथ समय बिताया है। भले ही और कुछ नहीं तो उसने मेहनत तो की है। तुम सचमुच बहुत भोले हो ब्रेंडन। विवियन ने प्यार से उसका चेहरा चूमा और हाथ के इशारे से बॉडीगार्ड्स को रोक दिया। मैंने खुद को फर्श से ऊपर खींचा और अपने मुंह के कोने से बहते हुए खून को पोंछा। मेरे सीने में एक असहनीय दर्द उठा। शायद मेरी 2 पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सीधे उसकी आंखों में देखा। विवियन, तुम्हें आज अपना यह काम पूरा खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस हर एक चीज की कीमत ब्याज समेत चुकाने पर मजबूर करूंगा। विवियन ने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो उसने जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। कीमत चुकाओगे तुम एक बेकार चैरिटी केस हो जो मेरे टुकड़ों पर पलता है। तुम भला मुझसे किस चीज के दम पर लड़ोगे? वह मेरे पास आई और अपनी हील सीधे मेरे हाथ पर रखकर मेरे पोरों को कुचलने लगी। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया, लेकिन अपनी आवाज बाहर नहीं आने दी। कल रात हमारी सगाई की पार्टी है। वह मेरे ऊपर किसी जहर की तरफ फुसफुसाई। चूंकि तुम्हें लिन घराने से इतना ही प्यार है, तो कल रात आकर हमारे मेहमानों को सर्व करना। मेरा सिर झटके से ऊपर उठा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है मार्कस, विवियन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बहन के वेंटिलेटर को चालू रखने का खर्च महीने का 100,000 आता है। अगर तुमने मना किया तो मैं आज ही अस्पताल में किसी से कहकर उसकी दवाइयां और लाइफ सपोर्ट बंद करवा दूंगा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से अकड़ गया। मेरी आंखों की आग मानो उसे सीधे जलाकर राख कर देना चाहती थी। विवियन, तुम पूरी तरह से एक मॉन्स्टर राक्षस बन चुकी हो। तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो। उसने बिना किसी परवाह के अपने कंधे उचकाए। याद रखना, कल रात ठीक 8 बजे सर्वर की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। वह ब्रेंडन की बात थामकर बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। लोहे का दरवाजा फिर से लॉक हो गया और मैं अंधेरे में दीवार के सहारे नीचे फिसल गया। मैंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस पूरी दुनिया में मेरी बहन ही मेरा एकमात्र सहारा थी। 3 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में वह कोमा में चली गई थी। टक्कर मारने वाला ड्राइवर भाग गया था और उसके इलाज के भारी बिलों को चुकाने के लिए मेरे पास उस अपमानजनक बड़ी डबल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने खुद से कहा था, बस 3 साल बर्दाश्त कर लो, 50 मिलियन लो और अपनी बहन को इलाज के लिए देश से बाहर ले जाओ। मुझे क्या पता था कि विवियन का इरादा मुझे कभी आजाद करने का था ही नहीं। अगली शाम लिन महल रोशनी से जगमगा रहा था। मैं मेहमानों की भीड़ के बीच एक ढीली ढाली सर्वर की यूनिफॉर्म पहने शैंपेन के ग्लासों से भरी ट्रे को संभालते हुए घूम रहा था। चारों तरफ महंगे परफ्यूम और सिल्क के कपड़ों की चमक थी, लेकिन मेरी हर एक सांस के साथ मेरी टूटी हुई पसलियां अंदर तक चुभ रही थीं। मेरा हर एक कदम कांटों पर चलने जैसा लग रहा था। हॉल के केंद्र में विवियन एक बेहद खूबसूरत गाउन पहने खड़ी और उसके साथ ब्रैंडन एक महंगे टेलर मेड सूट में बाहों में बाहें डाले चारों तरफ से मिल रही बधाइयों को स्वीकार कर रहा था। ओ माय गॉड, क्या यह सचमुच मार्कस है? अचानक पीछे से एक तीखी आवाज आई। मैं मुड़ा तो सामने विवियन की सबसे अच्छी दोस्त इवन शाव हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़ी थी। उसने तिरस्कार भरी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यह तुमने क्या पहन रखा है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अब तक लात मारकर बाहर निकाल दिया गया होगा। पास खड़े मेहमान हमारी तरफ घूरने लगे।
मिस चाओ माफ कीजिए, मैंने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा। माफ कीजिए, तुम एक मामूली वेटर हो जो ड्रिंक्स की ट्रे उठा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? उसने अचानक अपनी कलाई घुमाई और पूरे ग्लास की रेड वाइन सीधे मेरे मुख पर फेंक दी। ठंडा लिक्विड मेरे गालों से होते हुए मेरी कॉलर के अंदर जाने लगा। मैं पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था और पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। हर कोई हमारी तरफ मुड़कर देखने लगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई और तभी विवियन और ब्रैंडन भी वहां आ पहुंचे। यहाँ क्या चल रहा है? विवियन ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। विवी, तुम्हारे इस नौकर के पास बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इवॉन ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला। मैं तो बस अच्छे से बात कर रही थी और यह मुझे घूरने लगा। विवियन ने हमेशा की तरह ठंडी नजरों से मुझे देखा। मार्कस, क्या तुम दोबारा पिटना चाहते हो? अभी इसी वक्त इवॉन से माफी मांगो। मैंने अपने चेहरे से वाइन को पोंछा और सीधे उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पास माफी मांगने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पलटकर बात कर रहे हो। विवियन ने गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठाया। एक और थप्पड़ मेरे चेहरे पर आने ही वाला था। विवियन का हाथ हवा में ही, लेकिन ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है। विवी, आज हमारी सगाई है, ऐसे इंसान पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। वह मेरी तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों के पीछे कुछ काला सा झलकता है। मार्कुस, बस माफी मांग लो, कोई तमाशा मत करो। तभी ब्रैंडन के मुंह से एक तेज चीख निकलती है। मेरी अंगूठी कहाँ है? वह घबराहट में अपनी जेबें थपथपाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। विवी, वह सगाई की अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी, वह गायब है। ये शब्द कमरे में बिजली की तरह गिरते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। उस अंगूठी की कीमत $10 मिलियन है, जिसे विवियन ने खास इसी मौके के लिए एक विदेशी नीलामी से खरीदा था। यह गायब कैसे हो सकती है? यह ठीक उसकी जेब में थी। विवियन घबरा जाती है। मुझे नहीं पता। मेरे करीब आने वाला एकमात्र इंसान मार्कस था। ब्रैंडन सीधे मेरी ओर इशारा करता है। मार्कस, क्या तुमने मेरी अंगूठी ली है? कमरे में मौजूद हर किसी की नजर मुझ पर टिक जाती है। तिरस्कार, मजाक, तमाशा देखने की भूख, ये सब मिलकर एकदम घोटने वाली घूरती नजर बन जाते हैं। एक ऐसे जाल की तरह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं ब्रैंडन के चेहरे के नाटक को देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया है। झूठे। इवन तुरंत बीच में कूद पड़ती है। अभी अभी ब्रैंडन के करीब सिर्फ तुम ही थे। अगर तुम नहीं तो फिर कौन? मार्कस, क्या तुम इतने बेताब हो? सीधे उसकी सगाई की अंगूठी चुरा ली। विवियन का चेहरा तूफान की तरह काला पड़ जाता है। वह ठीक मेरे सामने आती है। वह सीधे मेरी आंखों में देखती है। मार्कस, इसे वापस करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैंने इसे नहीं लिया है। मैं बिना पलक झपकाए कहता हूं। अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। विवियन ठंडी हंसी हंसती है और बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ती है। इसकी तलाशी लो। 2 बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं और मेरे कंधों को पकड़ लेते हैं। वे मेरे कपड़ों की तलाशी लेने लगते हैं। मैं विरोध नहीं करता। मैं उन्हें मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार करने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विरोध करने से केवल और अधिक अपमान ही मिलेगा। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक मेरी जैकेट की जेब से एक छोटा मखमली बॉक्स निकालता है। अंदर एक शानदार हीरे की अंगूठी पूरी तरह से स्थिर रखी हुई है। भीड़ भड़क उठती है। उसने सच में इसे चुरा लिया। हे भगवान, यह घिनौना है। बॉडी डबल के रूप में उससे पैसे नहीं निकाल सका तो उसने चोरी का सहारा लिया। मिसलिन को ऐसा एहसान फरामोश धोखेबाज कैसे मिल गया? ब्रैंडन अंगूठी देखता है और तुरंत अपना मुंह ढक लेता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मार्कस, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे। तुम वह अंगूठी क्यों चुराओगे जो विवी ने मुझे दी थी? यह अंगूठी हमारे प्यार का प्रतीक है। हर शब्द मुझे तूफान की आंख में और गहराई तक धकेलता है। विवियन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। वह बॉक्स छीन लेती है। मार्कस, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। क्या लिन परिवार ने कभी तुम्हें भूखा रहने दिया है? बिना किसी चीज के रहने दिया है? और तुम चोरी करने के लिए इतने नीचे गिर गए। बॉक्स मेरे माथे पर आकर जोर से लगता है। खून की एक पतली धार बहने लगती है। मैं अंगूठी को फर्श पर लुढ़कते हुए देखता हूँ और मैं हंसने लगता हूँ। इसमें इतना मजेदार क्या है? मेरी हंसी उसे और भड़का देती है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि तुम कितनी अंधी हो। मैं ऊपर देखता हूं। मेरी आंखें ठंडी हैं। ब्रेंडन आज रात कभी मेरे करीब नहीं आया, तो वह अंगूठी मेरी जेब में कैसे पहुंच गई? तुम जवाब पहले से जानती हो। क्या तुम ब्रेंडन पर तुम्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हो? विवियन अपना हाथ उठाती है। चटाक। मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ब्रेंडन किस तरह का इंसान है। वह एक चींटी पर भी पैर नहीं रखेगा। तुम्हें फंसाना? असंभव मार्कस, तुम एक चोर और एक झूठे हो। वह अपने सामने फर्श की ओर इशारा करती है। अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, ब्रेंडन के सामने झुको और माफी की भीख मांगो। उसकी आवाज एक ब्लेड की तरह कटती है। या मैं अभी अस्पताल फोन करूंगी और उन्हें तुम्हारी बहन का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए कहूंगी। फिर से वही चाल। वह हमेशा सटीक कमजोरी ढूंढ लेती है। वह हमेशा मुझे झुकाने का रास्ता खोज ही लेती है। मैं अपने आसपास मौजूद खुश होते चेहरों को देखता हूँ।
मैं ब्रेंडन की आंखों को देखता हूँ जो अपनी जीत को मुश्किल से छिपा पा रही हैं, और मैं विवियन के चेहरे को देखता हूँ, वह चेहरा जिसने कभी मुझे हैरान कर दिया था और अब केवल मुझे घृणा से भर देता है। मेरे अंदर उम्मीद की आखिरी किरण पूरी तरह से बुझ जाती है। 3 साल मैं यहाँ इसलिए रुका क्योंकि बूढ़े मिस्टर लिन ने मेरे लिए क्या किया था। मैं उसका बॉडी डबल बन गया, अपनी मर्जी से अदृश्य। मुझे लगा कि अगर मैं पीछे हटता रहा तो वह अंततः समझ जाएगी मैं गलत था। कुछ लोग अंदर तक सड़े हुए होते हैं। विवियन, यह आखिरी बार है जब तुमने मुझे धमकी दी है। मैं उसे शांति से देखता हूँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई शर्म नहीं, बस किसी लाश को देखने जैसी ठंडी दूरी। मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और अपना फोन निकालता हूँ। सबके सामने मैं एक ऐसा नंबर डायल करता हूँ जिस पर मैंने 5 साल से कॉल नहीं किया है। एक रिंग, यह कनेक्ट होता है। हेलो, एक आवाज आती है, धीमी, आदेशात्मक, जिसे पहचाना ना जा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। डेरेक, मैं धीरे से बोलता हूँ, मेरे खेलने का समय खत्म हो गया है, आकर मुझे ले जाओ। पूरा हॉल शांत हो जाता है, सब जम जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। विवियन सबसे पहले होश में आती है। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने अभी अभी कोई ऐसी सबसे हास्यास्पद बात कही हो जो उसने कभी सुनी हो। वह जोर से बेकाबू होकर हंसती है। मार्कस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डेरेक, डेरेक कौन है? क्या तुम्हारा नकारा पिता जो कंस्ट्रक्शन में काम करता था? तुम्हें लगता है कि एक फोन कॉल और थोड़ा सा नाटक तुम्हें इससे बाहर निकाल लेगा? उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी आंखें जानलेवा हो जाती हैं। आखिरी मौका, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ या तुम्हारी बहन आज रात जिंदा नहीं बचेगी। मैं अपना फोन दूर रख देता हूँ और बिना किसी गर्माहट के उसकी ओर देखता हूँ। विवियन, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसे घुटनों के बल बैठना चाहिए। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। विवियन मेरी आंखों के भाव से चुप जाती है। अपमान गुस्से में बदल जाता है। बॉडीगार्ड्स, इसे जमीन पर पटक दो। अगर ये घुटनों के बल नहीं बैठता है तो इसके पैर तोड़ दो। कई बड़े बॉडीगार्ड्स मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। बी रेंडोन ठीक विवियन के पीछे खड़ा है। ए मार्कुस, बस हार मान लो। इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हो? बॉडीगार्ड का हाथ मुझे पकड़ने से बस एक सेकंड दूर है। बूम! हवेली के विशाल सामने के दरवाजे अंदर की तरफ धमाके से टूट जाते हैं, क्योंकि ठीक उसी पल हॉलवे से भारी और गूंजते हुए कदमों की आवाज आई। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। एक जोरदार और भयानक धमाके के साथ लिन हवेली के विशाल मुख्य दरवाजे अंदर की तरफ टूटकर गिर गए। धमाका इतना जोरदार था कि छत पर लटके क्रिस्टल झूमर पूरी तरह से कांप उठे। हर एक मेहमान का सिर झटके से मुख्य दरवाजे की तरफ घूम गया। काले सूट और डार्क चश्मा पहने पुरुषों की 2 लंबी कतारें बेहद अनुशासित तरीके से अंदर आईं और उन्होंने प्रवेश द्वार के दोनों किनारों को कवर कर लिया। उनकी मौजूदगी और आभा के सामने लिन परिवार की पूरी सुरक्षा टीम बेहद मामूली और फीकी लग रही थी। इसके बाद उन बॉडीगार्ड्स के बीच से एक पुरुष और एक महिला ने पूरे कमांड के साथ हॉल में कदम रखा। वह पुरुष लंबा था, उसके चेहरे पर एक सख्त और गंभीर भाव था और उसके नैनक्श काफी हद तक मुझसे मिलते जुलते थे। उसके उठते हुए हर कदम से उस अधिकार और ताकत की महक आ रही थी जो केवल एक लंबे समय से सत्ता संभालने वाले इंसान में होती है। वह कोई और नहीं बल्कि राजधानी के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर और शक्तिशाली कॉरपोरेट घराने शन ग्रुप के वर्तमान मुखिया मेरे बड़े भाई डायरेक्शन थे। और उनके ठीक बगल में लाल रंग का एक बेहद आकर्षक गाउन पहने एक महिला चल रही थी जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि किसी को भी काट सकती थी। वह राजधानी के सबसे संभ्रांत और एलीट परिवारों में से एक की उत्तराधिकारी और मेरी मंगेतर जेड जेंग थी। वह एक ऐसा रिश्ता था जो हमारे जन्म से पहले ही तय कर दिया गया था। पूरे हॉल में इस कदर सन्नाटा छा गया मानो वहां कोई जिंदा ही न बचा हो। अंदर आने वाले इन लोगों की भव्यता को देखकर हर कोई पूरी तरह स्तब्ध था। विवियन ने अपनी आंखें छोटी की और एक कदम आगे बढ़ाई। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सगाई की पार्टी में इस तरह बिना इजाजत घुस आने की? जेड ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। वह सीधे मेरे पास आई। जैसे ही उसकी नजर मेरे माथे पर लगे, कट के निशान और चेहरे पर पड़े थप्पड़ के लाल निशान पर गई। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बर्फ की तरह जम गए। यह किसने किया? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारी दबाव था जिसने पूरे कमरे के माहौल को सिकोड़ कर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़कर विवियन की तरफ देखा। जेड भी मुड़ी और वह बेहद सदे हुए और धीमे कदमों से विवियन की तरफ बढ़ने लगी। क्या यह तुमने किया है? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? विवियन का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने ब्रेंडन की अंगूठी चुराई है। मैं तो बस अपने नौकर को अनुशासन सिखा रही थी। जो मेरा है उसके साथ मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो तुम्हारा है। जेड के होठों पर एक बर्फीली मुस्कान आई और अगले ही सेकंड हवा को चीरती हुई एक ट्रिपल थंडर जैसी आवाज गूंजी। जेड का एक बेहद जोरदार और भारी थप्पड़ सीधे विवियन के चेहरे पर पड़ा। वार इतना भयानक था कि विवियन अपने पैरों पर संतुलन नहीं बना सकी। वह हवा में लहराई और सीधे फर्श पर जा गिरी। उसके मुंह के कोने से तुरंत खून बहने लगा। पूरे हॉल के मेहमानों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। विवी! ब्रेंडन जोर से चिल्लाया।
वह भागकर विवियन को जमीन से उठाने के लिए लपका। तुम पागल औरत, तुम्हें इस पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? सिक्योरिटी, सुरक्षाकर्मी कहाँ मर गए? इन लोगों को अभी बाहर फेंको। विवियन ने अपने सूजते हुए गाल को पकड़ा और अविश्वास से जेड को घूर कर देखा। तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूं? मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। जेड ने नीचे फर्श पर पड़ी विवियन की तरफ इस तरह देखा मानो वह किसी कचरे के ढेर को देख रही हो। तुमने जेड जंग के मंगेतर पर हाथ उठाने की बेशर्मी की है। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी जिंदगी से थक चुकी हो। उसका मंगेतर। विवियन पूरी तरह जम गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर जेड को देखा और फिर वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। मार्कस, खुद को देखो। मैंने अभी अभी तुम्हें लात मारकर बाहर निकाला और तुमने इतनी जल्दी एक अमीर औरत का पल्ला पकड़ लिया। यह कौन है? कोई मामूली मॉडल या एक्ट्रेस जिसे तुमने किसी क्लब से पैसे देकर काम पर रखा है। मानना पड़े, एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती है। डेरेक का चेहरा गुस्से से पूरी तरह डार्क हो गया। वह मेरे पास आया और उसने बहुत मजबूती से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मार्कस, क्या ये वही मामूली और ओछी औरत है जिसके लिए तुमने केवल एहसान चुकाने की खातिर अपनी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए? सचमुच यह मूर्खता की पराकाष्ठा थी। मैंने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। डेरेक, मैं सचमुच अंधा था। विवियन की हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसे आखिरकार यह एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जेड मुड़ी और उसने पूरे हॉल में खड़े मेहमानों पर एक कड़क और स्थिर नजर घुमाई। आप सभी की उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं इस मंच से एक औपचारिक परिचय देना चाहती हूँ। उसने मेरी बाह को थामते हुए पूरे गर्व से कहा, यह कोई अजनबी या मामूली इंसान नहीं है। यह इस देश की वित्तीय रीढ़ और सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेट साम्राज्य शेन ग्रुप के दूसरे युवा मास्टर हैं, मार्कुस शेन। ये शब्द पूरे हॉल में किसी परमाणु बम की तरह गिरे। वहां खड़े हर एक अमीर और रसूखदार मेहमान का जबड़ा नीचे गिर गया। शेन ग्रुप? क्या मार्कुस सचमुच देश के सबसे बड़े राजवंश का वारिस है? हे भगवान, लिन परिवार ने अज्ञानता में सीधे ततैया के घोंसले में हाथ डाल दिया है। विवियन का चेहरा पूरी तरह से मौत की तरह सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए होठों के साथ मुझे घूर रही थी। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। तुम तो बस एक पैसे के भूखे और बेगैरत इंसान थे जिसके पास कोई स्वाभिमान नहीं था। एक पाई पाई के लिए मोहताज इंसान। तुम्हारी बहन अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर मेरे ही पैसों के दम पर सांसें ले रही है। मैंने उसकी इस दयनीय छटपटाहट को देखा, लेकिन मेरे अंदर कोई भावना नहीं जगी। मैंने बहुत शांत लहजे में कहा, विवियन, मेरी बहन के मेडिकल बिलों का भुगतान पूरे 10 साल के लिए एडवांस में किया जा चुका है। 3 साल पहले मैं केवल इसलिए तुम्हारे साथ रुका था क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने कभी मेरी जिंदगी बचाई थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं 3 साल तक तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे 3 साल आज इस रात को पूरे हो चुके हैं। हमारा हिसाब खत्म होता है। मैं डेर की तरफ मुड़ा। चलो यहां से चले। रुको। ब्रैंडन अचानक अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह अभी भी स्थिति की गंभीरता और इस साम्राज्य की ताकत को समझ नहीं पाया था। वह अभी भी अपना दोमुहा खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। भले ही तुम कोई मास्टर हो, लेकिन तुम मेरी अंगूठी इस तरह छुरा कर नहीं जा सकते। उसे वापस करो। डेरेक ने बिना एक शब्द बोले ब्रैंडन पर सिर्फ एक ठंडी और घातक नजर डाली। हमारे एक बॉडीगार्ड ने बिना किसी निर्देश के एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी भारी बूट वाली लात सीधे ब्रैंडन के घुटने पर दे मारी। एक तीखी कड़कने की आवाज के साथ ब्रैंड दर्द से चिल्ला उठा और फर्श पर ढेर हो गया। क्या एक क्षण परिवार का वारिस तुम्हारी इस घटिया और कौड़ियों की अंगूठी पर नजर भी डालेगा? डेरेक ने तिरस्कार से कहा। वह मुझे लेकर बहुत ही शांत और राजसी कदमों के साथ लिन हवेली से बाहर निकल गया। जेट जाने वाली आखिरी इंसान होती है। वह एक मजाकिया आधी मुस्कान के साथ विवियन की ओर पीछे मुड़कर देखती है। मिस एलिन, शन परिवार जो लाने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर लो। एसएन एस्टेट में वापस आकर मैं नहाता हूँ, मैं साफ कपड़े पहनता हूँ। मेरे माथे के कट का इलाज प्राइवेट डॉक्टर द्वारा पहले ही कर दिया गया है। मैं स्टडी में बैठता हूँ और रात को घूरता हूँ। मैं एक लंबी धीमी सांस छोड़ता हूँ। 3 साल की खामोशी और निगला हुआ स्वाभिमान। आखिरकार आज रात खत्म हो रहा है। डियरिक डेस्क के पीछे बैठा है, दस्तावेज पलट रहा है। मैंने लिन परिवार पर अपना बैकग्राउंड चेक पूरा कर लिया है। वह बिना ऊपर देखे कहता है, इन सभी वर्षों में विवियन उसी पर जी रही है जो बूढ़े मिस्टर एलिन पीछे छोड़ गए थे। अपना रौब झाड़ रही है, जहां भी जाती है रिश्ते खराब कर रही है। उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। लिन ग्रुप का कैश फ्लो पहले ही बहुत कम हो चुका है। मेरी तरफ से बस एक छोटा सा धक्का और वे 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। जो तुम्हें सही लगे वो करो, मैं धीरे से कहता हूँ। इस बीच शहर के दूसरी तरफ लिन हवेली की सगाई की पार्टी अराजकता और शर्म में ढह जाती है। मेहमान ऐसे भागते हैं जैसे वे किसी महामारी से बच रहे हों। विवियन खाली हॉल में अकेली बैठी है, बाल उलझे हुए हैं, गाल सूजे हुए हैं और पूरी तरह से विक्षिप्त दिख रही है। ब्रैंडन उसके बगल में घुटनों के बल बैठता है, ध्यान से उसके चेहरे पर बर्फ लगाता है। विवी, परेशान मत हो। मार्कुस झांसा दे रहा है। वह भला एक क्षण कैसे हो सकता है? अगर उसका सच में इतना ताकतवर बैकग्राउंड होता तो वह तुम्हारे बॉडी डबल के रूप में 3 साल क्यों बिताता? उसके शब्द एक जीवन रेखा है।
विवियन उन्हें पकड़ लेती है। तुम सही कह रहे हो। वह झटके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के पीछे कुछ जंगली सा फिर से सुलग उठता है। यह सब नाटक है। वह औरत जो खुद को जेजंग कह रही है, उसने उसे यह करने के लिए पैसे दिए हैं। वह मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। विविन लिन इस घटिया चाल से डरने वाली नहीं है। वह तुरंत अपना फोन निकालती है। वह कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कॉल करती है। मुझे अभी शेन ग्रुप की हरकतों की सारी जानकारी दो और 50 मिलियन वाले अकाउंट को फ्रीज कर दो। एक भी पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ से आ रही आवाज कांप रही है। मिस लिन, कुछ बहुत गड़बड़ है। हमारे हर विदेशी प्रोजेक्ट को बिना किसी चेतावनी के बंद कर दिया गया है और बैंकों ने अभी हमारी क्रेडिट लाइन खींच ली है। हमारा कैश फ्लो ढह गया है। विवियन के हाथ से फोन फिसल जाता है और फर्श पर गिरता है। उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वह सोफे पर गिर जाती है। कैसे? ऐसा कैसे हो रहा है? ब्रैंडन भी घबरा जाता है। विवी, क्या बात है? मुझसे दूर हटो। वह उसे धक्का दे देती है। वह कमरे में ऐसे चक्कर लगाती है जैसे कोई खो गया हो। यह असंभव है। मार्कुस की इतनी पहुंच कैसे हो सकती है? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं खुद उसका सामना करने जा रही हूँ। अगली सुबह शेन ग्रुप मुख्यालय के बाहर मैं एक दर्जन सीनियर अधिकारियों से घिरा हुआ एक टेलर्ड ओट कुटूर सूट में प्राइवेट एग्जीक्यूटिव एलिवेटर से बाहर निकलता हूँ। जैसे ही मैं लॉबी में पहुंचता हूँ, मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मुझे अंदर जाने दो। मुझे मार्कस से मिलना है। विवियन को कई गार्ड्स ने पकड़ रखा है। वह बिना किसी गरिमा के चिल्ला रही है। वह मुझे देखती है। उसका चेहरा चमक उठता है। वह हताशा में हाथ हिलाती है। मार्कस, यहाँ बाहर आओ। मैं रुक जाता हूँ। मैं उसे बिना किसी गर्माहट के देखता हूँ। गार्ड्स अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। विवियन उनसे लड़ती है। उसकी एक हील निकल जाती है। मैं एक हाथ हिलाता हूँ। गार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। विवियन सीधे मेरी तरफ दौड़ती है, हांफती हुई और गुस्से में। मार्कस, तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए कौन सी गंदी चाल चली? मैं उसकी हालत देखता हूँ। इससे मुझे लगभग हंसी आ जाती है। विवियन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह एक खेल है? तुम्हें आखिर लगता क्या है कि तुम कौन हो? अगर बूढ़े मिस्टर लिन ना होते तो लिन ग्रुप 3 साल पहले ही दिवालिया हो गया होता। यह झूठ है। विवियन चिल्लाती है। मेरे दादाजी को कुछ भी बचाने के लिए तुम्हारे जैसे कंगाल इंसान की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तुम पैसों के लिए रुके थे। बात बस इतनी सी थी। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। मैं अब और समझाना भी नहीं चाहता। जो चाहो मान लो, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी दूंगा। लिन ग्रुप का डूबना तो बस शुरुआत है। जो कुछ भी तुम पर मेरा कर्ज है, मैं एक एक करके कर्ज वसूलूंगा। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। विवियन झपटती है और दोनों हाथों से मेरी बांह पकड़ लेती है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी औरत हूँ। क्या तुम साथ बिताए 3 साल भूल गए हो? मैं उसे तिरस्कार के साथ झटक देता हूँ। विवियन, खुद की चापलूसी करना बंद करो। क्या तुमने उन 3 सालों में एक बार भी मुझे छुआ था? हर बार जब तुमने मुझे देखा, तुम ब्रैंडन के बारे में सोच रही थी, उस बेकार आदमी के बारे में। वह अब वापस आ गया है। क्या तुम्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए? तो तुम यहाँ क्यों हो? उसके पास कोई जवाब नहीं है। तभी जेड अपनी हिल्स में एंट्रेंस से अंदर आती है और मेरे बगल में खड़ी हो जाती है। वह बिना किसी प्रयास के अपनी बांह मेरी बांह में डाल लेती है। मार्कस, कचरे पर शब्द बर्बाद मत करो। वह विवियन को नीची नजर से देखती है। मिसलिन, मैं आपको दृढ़ता से सलाह देती हूँ कि आप घर जाएं और दिवालियापन परिसमापन की तैयारी शुरू करें। थोड़ा और इंतजार करें और आपके पास यहाँ से बाहर जाने के लिए प्लेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचेंगे। विवियन कठोरता से जेड को घूरती है, जो मेरी बाह में बाह डाले खड़ी है, और उसकी आंखों के पीछे कुछ विक्षिप्त सा चमकता है। जेड, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। मार्कुस तुमसे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है। जेड उसे ऐसे देखती है जैसे उसने कोई बहुत ही शर्मनाक मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। विवियन, क्या तुम सच में इतनी पागल हो? मार्कुस मुझसे प्यार करता है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने एक ऐसे दो मुंहे धोखेबाज के लिए अपने परिवार की सदी पुरानी विरासत को फेंक दिया, जिसने कभी तुम्हें सच नहीं बताया। अगर तुम्हारे दादाजी इसे कब्र से देख पाते तो शायद यह झटका उन्हें सच में वापस जिंदा कर देता। अपना मुंह बंद रखो। ब्रैंडन का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवियन ऐसे चीखती है जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। ब्रैंड इस दुनिया का एकमात्र इंसान है जो सच में मुझसे प्यार करता है। जब मेरा अपहरण हुआ था तो उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह 3 दिन और 3 रात तक अंधेरे में मेरे साथ रहा। उसने मेरे लिए चाकू का वार सहा। मार्कस, मार्कस क्या है? एक सस्ते बॉडी डबल के अलावा और कुछ नहीं। जब मैं ये सुनता हूं तो मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल जाती है। इसमें मजाकिया क्या है? विवियन गुस्से में मुझे घूरती है। जेड धीरे से आह भरती है। वह अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकालती है। विवियन, मुझे सच में तुम्हारे लिए अफसोस होता है। सालों से तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम उसी इंसान की पूजा कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वह लिफाफा सीधे विवियन के चेहरे पर मारती है। अपनी आंखें चौड़ी करो और देखो, देखो कि असल में तुम्हें किसने बचाया था। अंदर का सामान फर्श पर बिखर जाता है। तस्वीरें और दस्तावेज बाहर गिर जाते हैं। विवियन एक पल के लिए जमी रह जाती है, फिर नीचे झुकती है और एक तस्वीर उठाती है। उसमें खून से लथपथ एक किशोर लड़का एक बेहोश लड़की को अपनी पीठ पर उठाए हुए एक कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर संघर्ष कर रहा है। लड़के का चेहरा मिट्टी से सना हुआ है, लेकिन फिर भी यह साफ तौर पर मैं हूं।
और वह लड़की जिसे वह ले जा रहा है वह साफ तौर पर विवियन है। यह क्या है? विवियन के हाथ कांप रहे हैं। वह फर्श पर पड़े दस्तावेजों को जल्दी जल्दी पलटती है। वहां उस रात की पुलिस रिपोर्ट्स हैं, अस्पताल के इमरजेंसी रिकॉर्ड्स हैं, यहां तक कि अपहरणकर्ताओं के हस्ताक्षरित कबूलनामे भी हैं। सबूत का हर एक टुकड़ा एक ही सच की ओर इशारा करता है। वह जो 3 दिन और 3 रात तक उस छोड़े गए गोदाम में उसके साथ रहा था, वह जिसने उसे बाहर निकालने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह मार्कशियन था, ब्रैंडन जी नहीं। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। विवियन बार बार अपना सिर हिलाती है। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद है। बी रैंडन के पास वह जेड पेंडेंट था जो मैंने अपने रक्षक के लिए छोड़ा था। वह झूठ कैसे बोल सकता है? मैं उसे ठंडी और स्थिर नजर से देखता हूँ। वह पेंडेंट मेरी माँ का था। जब मैंने तुम्हें बचाया तो मैं बुरी तरह घायल हो गया था। मैं बेहोश हो गया था। जब मैं बेहोश था तब ब्रैंडन ने पेंडेंट ले लिया था। उसने तुम्हारे रक्षक के रूप में मेरी पहचान चुरा ली। जब मुझे होश आया तब तक बूढ़े मिस्टर लिनसच का पता लगा चुके थे। उन्हें लगा कि उन पर मेरा एक कर्ज है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की। वे चाहते थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे करीब रहूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक से अधिक मायनों में अंधी थी। यह खुलासा विवियन पर बिजली की तरह गिरता है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। वह तस्वीर को घूरती है। आंसू भारी और तेजी से कागज पर गिर रहे हैं। तो वह इंसान जिसने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे डरने को नहीं कहा था, वह तुम थे। और वह जो मेरे लिए उस चाकू के सामने आ गया था, वह जिसकी पीठ पर एक बांह के बराबर लंबा निशान है, वह भी तुम। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब किसी जवाब का कोई मतलब नहीं है। विवियन, अब तुम सच जानती हो। मेरे करीब दोबारा मत आना। मैं जेड का हाथ पकड़ता हूँ और वापस बिल्डिंग में चला जाता हूँ। मेरे पीछे विवियन एक ऐसी चीख मारती है जो सीधे हवा को चीर देती है। मार्कस, मत जाओ, मुझे समझाने दो। गार्ड्स उसे बिना किसी दया के घसीट कर ले जाते हैं। विवियन पागलपन में वापस लिन हवेली की ओर भागती है। ब्रैंडन सोफे पर है, आराम से रेड वाइन पी रहा है, मानसिक रूप से अपनी अगली चाल की गणना कर रहा है। बूम! सामने का दरवाजा। विवियन अंदर घुसती है, आंखें धधक रही हैं। वह दोनों हाथों में दस्तावेजों को पकड़े हुए है। विवी, तुम वापस आ गई। मार्कस ने क्या कहा? ब्रैंडन उसकी ओर दौड़ता है, अपनी हमेशा वाली दो मुही मुस्कान बिखेरते हुए। चटाक! विवियन अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। इस प्रहार से ब्रैंडन लड़खड़ा जाता है। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगता है। वह अपना चेहरा ढंक लेता है। तुमने मुझे क्यों मारा? वह घायल दिखता है। तुम्हें मारा? मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। विवियन दस्तावेजों को सीधे उसके चेहरे पर मारती है। ब्रैंडन जी झूठे, तुमने मार्कूस का पेंडेंट चुराया। तुमने वह इंसान होने का नाटक किया जिसने मेरी जान बचाई थी। तुम इतने समय से मुझे बेवकूफ बना रहे। ब्रैंडन फर्श पर पड़े दस्तावेजों को देखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जानता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है। विवी, मुझे समझाने दो। मार्कुस ने यह सब जाली बनाया है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। चुप रहो। विवियन तब तक चीखती है जब तक उसकी आवाज भर्रा नहीं जाती। बाहर निकलो, लिन के घर से बाहर निकलो। ब्रैंडन का मुखौटा पूरी तरह से टूट जाता है। वह हमेशा के लिए बेपसी का नाटक छोड़ देता है। विवियन, आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? वह ठंडी हंसी हंसता है। वह अपने मुंह से खून पोंछता है। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वह अछूत लिन वारिस हो। लिन ग्रुप दिवालिया होने वाला है। तुम एक कंगाल इंसान हो जिसके पास कुछ नहीं बचा है। मेरे वापस आने का एकमात्र कारण यह था कि तुम अभी भी मेरे लिए कुछ काम की थी। तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम्हारे नखरे, तुम्हारे पागलपन को झेलना चाहता था? विवियन उसे ऐसे देखती है जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि तुम एक मूर्ख हो। ब्रैंडन की क्रूरता पूरी तरह से सामने आ जाती है। तुम्हारे पास मार्कुस एसेन था, सबसे अच्छे कार्ड्स में से एक जो कोई भी रख सकता था, और तुमने उसे खुद नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे साथ डूबने के लिए रुकूंगा। वह मुड़ता है और सीढ़ियों से ऊपर भागता है। उसे जो भी कीमती सामान मिलता है वह उसे उठा लेता है। वह लिन के घर से बाहर निकलता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। विवियन ठंडे फर्श पर गिर जाती है। उसकी दुनिया ढह चुकी है। वह रुतबा जिस पर उसने अपनी पहचान बनाई थी, वह प्यार जिस पर उसने कभी सवाल नहीं उठाया, वह सब एक झूठ था। और वह जिसने सच में उसकी रक्षा की थी, सच में अंधेरे में उससे प्यार किया था, उसे उसने अपने ही हाथों से दूर धकेल दिया। पछतावा उसके दिल में अपने दांत गड़ा देता है। मार्कस, मुझे माफ कर दो मार्कस। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है, फुसफुसाती है। वह हवेली से बाहर मूसलाधार बारिश में दौड़ती है। उसी रात एसएन एस्टेट के बाहर जोरदार बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। विवियन पूरी तरह से भीग चुकी है। एसएन एस्टेट के सजावटी लोहे के गेट के सामने घुटनों के बल बैठी है। तूफान में उसका पतला शरीर कांप रहा है। वह भूत की तरह पीली है। मार्कस, कृपया बस मुझसे मिल लो। मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे सच में पता है। वह गेट पीटती है। उसकी आवाज बारिश को चीरती हुई आती है, रूखी और हताश। गार्ड अंदर खड़ा है, छाता खुला है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है। मिस लिन, कृपया घर जाएं। दूसरे छोटे मालिक शाम के लिए रिटायर हो चुके हैं।
मैं नहीं जा रही हूँ, या तो वह बाहर आएगा या मैं यहीं रहूंगी। विवियन हिलती नहीं है। वो बारिश को अपने बचे खुचे स्वाभिमान को धोने देती है। ऊपर स्टडी में मैं फर्श से छत तक की खिड़की पर खड़ा हूँ और गेट पर खड़ी उस आकृति को नीचे देखता हूँ। जेड मेरे बगल में आती है, एक गर्म दूध का कप पकड़े हुए। वह 2 घंटे से बाहर घुटनों के बल बैठी है। क्या तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? मैं कप ले लेता हूँ। मैं उससे एक बार मिलूंगा। कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। मैं एक काला छाता लेता हूँ और बाहर जाता हूँ। भारी लोहे का गेट धीरे धीरे खुलता है। विवियन मुझे देखती है। उसकी आंखें हताश उम्मीद से चमक उठती हैं। वह अपने हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ती है और दोनों बाहों को मेरे पैरों के चारों ओर लपेट लेती है। मार्कुस, तुम आ गए। मुझे बहुत अफसोस है। मैं अंधी थी। कृपया मुझे माफ कर दो। चलो फिर से शुरू करते हैं। वह अपना चेहरा मेरी ओर ऊपर उठाती है। बारिश और आंसू एक साथ बह रहे हैं। वह कभी इतनी छोटी नहीं लगी थी। मैं उसे नीचे देखता हूँ। मेरी आंखों में कुछ नहीं है। विवियन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह संभव है? क्यों नहीं? वह हताशा में आगे बढ़ती है। तुम एक बार मेरे लिए मरने को तैयार थे। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ बाकी है ना? मुझे माफ कर दो और मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हारी बॉडी डबल बनूंगी। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं धीरे से उसके हाथ हटा देता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ। जो प्यार इतनी देर से आए वह प्यार बिल्कुल नहीं होता। विवियन, वह मार्कस जो तुम्हारे लिए मर जाता, तुमने उसे खुद अपने बेसमेंट में मार डाला। विवियन का पूरा शरीर कांप उठता है। वह मुझे हताशा से खाली आंखों से घूरती है। नहीं, यह सच नहीं है। अगले महीने जेड और मैं सगाई कर रहे हैं। मैं इसे शांति से कहता हूँ। ये एक अंतिम झटके की तरह लगता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो मुझसे दूर रहो, वरना मुझे यह सुनिश्चित करने में कोई गुरेज नहीं होगा कि लिन ग्रुप पूरी तरह से गायब हो जाए। मैं मुड़ता हूँ और वापस एस्टेट में चला जाता हूँ। मेरे पीछे लोहे का गेट जोर से बंद हो जाता है। मार्कस। विवियन एक चीख मारती है और बारिश में बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ दिनों बाद लिन ग्रुप आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर देता है। विवियन के पिता इस झटके को सहन करने में असमर्थ होकर स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं और उन्हें इंटेंसिव केयर में ले जाया जाता है। लिन परिवार, जो कभी अछूत था, पूरी तरह से गिर चुका है और ब्रेंडन जी, जो चोरी के पैसों के साथ भाग गया था, वह भी न्याय से बच नहीं पाता। वह मुश्किल से विदेश पहुंच पाता है कि डेरिक के लोग उसे ढूंढ लेते हैं। उसने जो $1 लिया था वह उससे छीन लिया जाता है और उसे दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं एक अवैध कोयला खदान में बेच दिया जाता है। वह फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएगा। जहां तक विवियन की बात है, वह अपने गहने का हर एक टुकड़ा, हर एक डिजाइनर बैग बेच देती है और मुश्किल से अपने पिता के मेडिकल बिल चुका पाती है। वह एक अछूत वारिस से एक ऐसी इंसान बन जाती है जिसे कुछ 100 के लिए भीख मांगनी पड़ती है और झुकना पड़ता है। लेकिन इन सब में से किसी का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगला महीना जल्दी आ जाता है। जेद और मैं राजधानी के सबसे अच्छे होटल में अपनी सगाई की पार्टी रख। यह जगह लुभावनी, भव्य और रोमांटिक है। व्यापार और सरकार में हर बड़ा नाम वहां मौजूद है। मैं लाइटों के नीचे एक शुद्ध सफेद ओट कुटूर सूट में खड़ा हूं। मैं जेद को उसके पिता की बांह थामे मेरी ओर आते हुए देखता हूं। धीरे धीरे और क्षण से वह आज रात बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे ही होश सगाई की घोषणा करने वाला होता है, बॉलरूम के दरवाजे जोर से खुलते हैं। एक औरत फटेहाल और धंसी आंखों वाली लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। मुझे छोड़ो, मुझे मार्कुस को खोजना है। वह उनके खिलाफ छटपटाती है, आवाज भर्राई हुई और टूटी हुई। पूरा कमरा पीछे हट जाता है। मैं ध्यान से देखता हूँ और मेरी छाती में जकड़न महसूस होती है। यह विवियन है। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी है जो उसने उस दिन पहनी थी जब हम पहली बार मिले थे। बस अब यह बहुत अधिक धुलाई से पीली पड़ गई है, घिस चुकी है। उसके बाल ढीले और उलझे हुए उसके कंधों पर गिर रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं है, आंखें धंसी हुई हैं। वह एक दशक बड़ी दिखती है। वह खुद को छुड़ाती है और स्टेज की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ती है। मार्कुस, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वह मेरी ओर ऊपर देखती है। उसकी आंखें मिन्नतों से भरी हैं। मेरे पिता जा चुके हैं। अस्पताल ने उनका इलाज रोक दिया। कल रात उनका निधन हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। वह रो रही है क्योंकि वह मेरे हाथ की ओर बढ़ती है। मेरे साथ चलो चलो, सब कुछ वैसा ही कर लेते हैं जैसा था। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं उसे देखती हूँ, इस तमाशे के हर हिस्से को, और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। विवियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी आवाज सपाट है। तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा है। उसका मुझसे क्या लेना देना है? और तुम मेरी सगाई की पार्टी में तमाशा करने आई हो। क्या तुम्हारी जिंदगी पहले से ही काफी अपमानजनक नहीं है? मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ। वह घबराकर अपना सिर हिलाती है। मैं बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मार्कस, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? जेड एक ठंडी मुस्कान के साथ मेरे सामने आती है। विवियन, तुम उसे प्यार कहती हो। वह स्वार्थ है, वह अधिकार जताना है। तुमने एक बार भी मार्कस के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया। तुमने उसके साथ एक कुत्ते जैसा व्यवहार किया, जिसे तुम जब चाहो बुला सकती थी और जब चाहो निकाल सकती थी। अब तुम रसातल में पहुंच चुकी हो और तुम रेंगते हुए वापस आ गई हो। तुम्हें कोई हक नहीं है। जेड का हर एक शब्द विवियन को ब्लेड की तरह काटता है। चुप रहो, तुम, विवियन चिल्लाती है।
वह जेड पर ऐसे झपटती है जैसे उसके अंदर कुछ पूरी तरह से टूट गया हो। तुमने मार्कुस को मुझसे चुराया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तेजी से हिलता हूँ। मैं जियादे को अपने पीछे खींचता हूँ और अपना पैर जोर से विवियन के पेट में मारता हूँ। वह चिल्लाती है और एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई फर्श पर गिर जाती है। इसे बाहर फेंको, मेरी आवाज हॉल में गूंजती है। कई गार्ड्स आगे दौड़ते हैं और विवियन को उठाकर निकास की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम भूल गए? यहाँ तक कि जब वे उसे घसीट कर ले जाते हैं तब भी उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी रहती हैं। हताशा से चीखते हुए मैं उसकी ओर चलता हूँ। मैं नीचे देखता हूँ। विवियन, तुम इसे उल्टा समझ रही हो। मैं वो इंसान था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने नहीं। मुझ पर लिन परिवार का जो भी कर्ज था, इन 3 सालों ने उसे पूरी तरह से चुका दिया है। इस पल से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर तुमने कभी दोबारा मेरे सामने अपनी शक्ल दिखाई तो मैं वादा करता हूं कि तुम पछताओगी। विवियन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह मेरी आंखों में देखती है और आखिरकार समझ जाती है कि यह सच में खत्म हो गया है। एक ही बार में उसके शरीर से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। वह गार्ड्स की बाहों में ढीली पड़ जाती है और हंसने लगती है, एक खोखली हड्डी कंपा देने वाली हंसी। हमेशा के लिए खत्म मार्क्स, तुम सच में कुछ हो। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उसकी हंसी कट जाती है। सगाई की पार्टी वापस शांत हो जाती है। मैं मुड़ता हूँ। मैं जेड का हाथ पकड़ता हूँ। मुझे खेद है कि तुम्हें यह देखना पड़ा। जेड धीरे से मुस्कुराती है। वह मेरा हाथ वापस दबाती है। मत हो, कचरा साफ कर दिया गया है, अब हम शुरू कर सकते हैं। होस्ट की आवाज वापस आती है। तालियों से घिरा हुआ मैं जेड की उंगली में अंगूठी पहनाता हूँ। कई महीनों बाद राजधानी में सर्दियां जल्दी आ जाती हैं। बर्फ बहुत मोटी और भारी गिरती है। मैं एसएनजी ग्रुप के टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहा हूँ। डियरिक रोजमर्रा के कामों से पीछे हट गए हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से कंपनी का भार मुझे सौंप दिया है। जेड दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसके हाथ में 2 कप हॉट कॉफी है। थोड़ा ब्रेक लीजिए मिस्टर शेन। वह मुस्कुराती है और मुझे एक कप देती है। मैं अपनी उंगलियों को अपनी कनपटी पर दबाता हूँ। कॉफी लेता हूँ। मैं एक घूंट लेता हूँ। बाहर सच में बहुत बर्फ गिर रही है। ज्यादा खिड़की के पास जाती है और नीचे ट्रैफिक से जीवंत सड़कों को देखती है। सच में गिर रही है। मैंने सुना है कि शहर के दक्षिण में पुराने मोहल्लों को फिर से विकसित किया जा रहा है। वह अचानक मेरी ओर मुड़ती है। ओ वैसे अंदाजा लगाओ, आज सुबह काम पर आते समय मैंने किसे देखा? किसे? मैं पूछता हूँ आधा ध्यान देते हुए। विवियन उस नाम पर कप पर मेरी पकड़ थोड़ी सी रुक जाती है। कहाँ? शहर के दक्षिणी हिस्से में एक रिसाइकलिंग स्टेशन के पास। जेडा भरती है। वह कचरे के एक सड़े हुए टुकड़े के ऊपर पूरी तरह से पागल लग रही थी। कह रही थी कि तुम उसे घर ले जाने आ रहे हो। मैं एक पल के लिए चुप हो जाता हूँ। मैं कप नीचे रख देता हूँ। क्या यह सच है? मेरी आवाज बिल्कुल शांत रहती है। जब विवियन के अंत की बात आती है तो मुझे कोई संतुष्टि महसूस नहीं होती, कोई दया भी नहीं। उसने जो बोया था वही काटा। यह सब वह खुद अपने ऊपर लाई है। नरम पड़ रहे हो। जेड एक भौं ऊपर उठाती है। वह मुझे आधी मुस्कान के साथ देखती है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे अपने करीब खींच लेता हूँ। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा दिल छोटा है, इसमें सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। जेड मेरी छाती पर झुकती है और संतुष्ट होकर मुस्कुराती है। यह हुई ना बात। कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं अपने असिस्टेंट को शहर के दक्षिण में भेजता हूँ, विवियन को देखने के लिए नहीं, बल्कि एक अनाथालय के स्थानांतरण को संभालने के लिए जो कभी लिन परिवार का था। असिस्टेंट वापस आता है। मिस्टर शेन, अनाथालय का मामला संभाल लिया गया है। मुझे इत्तेफाक से विवियन लिन के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। बताओ, मैं कहता हूँ अपने कागजों से बिना ऊपर देखे। 2 रात पहले वह सड़क पर जमी हुई पाई गई थी। जब किसी ने उसे पाया तो वह मुश्किल से जिंदा थी। उसे एक मनोरोग सुविधा में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। वह कभी ठीक नहीं होगी। समझ गया, मैं सपाट स्वर में कहता हूँ, और मेरे सामने उसके बारे में फिर कभी कुछ मत लाना। बिल्कुल मिस्टर शेन। असिस्टेंट झुकता है और चला जाता है। मैं अपना पेन नीचे रख देता हूँ। मैं खिड़की के पास जाता हूँ। बर्फ गिरना बंद हो गई है। सूरज की रोशनी बादलों को चीरती हुई नीचे शहर पर पड़ती है। एक बॉडी डबल के रूप में 3 साल, एक अजीब और बेतुके सपने। एक ऐसा सपना जिसमें मैंने अपमान के बाद अपमान सहा, लेकिन मानव स्वभाव की कुरूपता को भी पूरी स्पष्टता के साथ देखा। विवियन का घमंड, उसका जुनून, उसका स्वार्थ, उन्होंने उसे निगल लिया और उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वह कभी बाहर नहीं निकलेगी। और मैं मौत के कगार तक परखे जाने के बाद, अपनी गरिमा को जमीन में मिला दिए जाने के बाद आखिरकार कुछ नया शुरू कर चुका हूँ। उस शाम मैं वापस एसएन एस्टेट की ओर ड्राइव करता हूँ। ज्यादे किचन में एप्रन पहने हुए बर्तन और पैन के बीच काम कर रही है। जब वह दरवाजे की आवाज सुनती है तो बाहर झांकती है। उसका चेहरा गर्म और चमक रहा है। तुम घर आ गए, जाकर अपने हाथ धो लो, खाना लगभग तैयार है। मैं उसके पास जाता हूँ और पीछे से अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लेता हूँ। मैं अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका देता हूँ। इसकी खुशबू कमाल की है, तुमने क्या बनाया है? सब कुछ जो तुम्हें पसंद है। वह अपना सिर घुमाती है और मेरे गाल पर चूमती है। मैं उसके चमकते हुए चेहरे को देखता हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसा भर जाता है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
विवियन का घमंड, उसका जुनून, उसका स्वार्थ, उन्होंने उसे निगल लिया और उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वह कभी बाहर नहीं निकलेगी। और मैं मौत के कगार तक परखे जाने के बाद, अपनी गरिमा को जमीन में मिला दिए जाने के बाद आखिरकार कुछ नया शुरू कर चुका हूँ। उस शाम मैं वापस एसएन एस्टेट की ओर ड्राइव करता हूँ। ज्यादा किचन में एप्रन पहने हुए बर्तन और पैन के बीच काम कर रही है। जब वह दरवाजे की आवाज सुनती है तो बाहर झांकती है। उसका चेहरा गर्म और चमक रहा है। तुम घर आ गए, जाकर अपने हाथ धो लो, खाना लगभग तैयार है। मैं उसके पास जाता हूँ और पीछे से अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लेता हूँ। मैं अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका देता हूँ। इसकी खुशबू कमाल की है, तुमने क्या बनाया है? सब कुछ जो तुम्हें पसंद है। वह अपना सिर घुमाती है और मेरे गाल पर चूमती है। मैं उसके चमकते हुए चेहरे को देखता हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसा भर जाता है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्थिरता। अतीत के साए पूरी तरह से जा चुके हैं। हर चीज पर हावी होने वाली कोई विवियन नहीं, अपना खेल खेलने वाला कोई दो मुहा ब्रैंडन नहीं, बस मैं और जेड और वो सब कुछ जिसका हम एक साथ सामना करने वाले हैं। जेड, मैं धीरे से उसका नाम पुकारता हूँ। अगले महीने चलो शादी कर लेते हैं। वह एक पल के लिए शांत हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सी गर्माहट से भर जाती हैं, जो आंसुओं के करीब है। वह स्पैटुला नीचे रख देती है और मेरी तरफ मुड़ती है। वह मुझे कसकर पकड़ लेती है। हाँ, बाहर रात का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठता है। पूरे शहर में रंग बिखर जाते हैं। मैं उस इंसान को गले लगाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं अतीत को जाने देता हूँ।